नमस्कार साथियों, मैं विकास आपका लीलो एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी भाषा और उसके व्याकरण से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा और व्याकरण। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाष धातु से हुई है। इस भाष का अर्थ है प्रकट करना। भाष का अर्थ है प्रकट करना, जिससे भाषा शब्द का निर्माण हुआ है। भाषा की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम विचारों, भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अर्थात भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को आपस में एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। यही भाषा है। लिपि का अर्थ है लेखन चिन्ह। वर्णों या ध्वनियों को लिखित रूप में दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। और लिपि में अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं। अर्थात प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है जिसके माध्यम से हम भाषा को लिखित रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। हिंदी, संस्कृत, नेपाली भाषाओं की लिपि देवनागरी है। हिंदी और संस्कृत और नेपाली भाषा, इन तीनों भाषाओं की लिपि है जो देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लिए विभिन्न विद्वानों में भी मतभेद है, परंतु सर्वमान्य मत ये है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। हिंदी भाषा विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी भाषा सभी भाषाओं में वैज्ञानिक भाषा। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 क में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अर्थात हिंदी हमारी अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं बनी है। उस समय 10 साल के लिए कहा गया था कि 10 साल बाद हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राजभाषा क्या होती है? राजकीय कामकाज की जो भाषा होती है वही राजभाषा है। अर्थात जिस भाषा में राजकीय क्षेत्र के सभी कार्य होते हैं वह राजभाषा है। भाषा का उल्लेख संविधान का अध्याय 17 अनुसूची 8 में अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा संबंधी अनुच्छेद है और हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। अब बात करते हैं जी व्याकरण के बारे में। व्याकरण का अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान। व्याकरण शब्द वी प्लस आकरण शब्द से मिलकर बना है। इसमें यण संधि है। व्याकरण वह माध्यम जिससे हम भाषा के व्यवस्थित लेखन वाचन को सीख सकें, व्याकरण कहलाता है। अर्थात एक प्रकार का व्यवस्थित रूप ही व्याकरण है। किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें एक तो है वर्ण, एक शब्द और वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, परंतु भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द और भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य होती है। अर्थात सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि है, परंतु लिखित इकाई वर्ण है और सार्थक इकाई के रूप में शब्द को माना जाता है और भाषा की पूर्ण इकाई है वह वाक्य है। आइए अब वर्णमाला के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है, वर्णमाला कहलाता है। वर्ण
छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसके खंड न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। जैसे ए, आ, क, च, ट। इनका आगे खंड नहीं होगा, इसलिए ये वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है और वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन के रूप में। स्वर 11 है और व्यंजन 33। कुल 44 वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में। अब बात करते हैं स्वर की। स्वर वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता न हो, स्वर कहलाते हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चरित वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इनमें किसी और अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, इसलिए इन्हें स्वतंत्र वर्ण भी कहते हैं। अब बात करते हैं स्वर। हिंदी में कुल 11 स्वर माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं: ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये इनकी मात्राएं हैं। आ, ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा ये है, ई की ये है, बड़ी ई की ये, उ और री के लिए इस प्रकार की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, और जिसके ऊपर डंडा नहीं है उसके एक मात्रा, जिसके ऊपर डंडा है उसके लिए 2 मात्रा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अर्थात इस प्रकार का कोई स्वर नहीं होता। ओ, औ की ये मात्राएं हैं। इसके अलावा 2 अन्य स्वर हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह क्या होता है, इसके बारे में आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। अब बात करते हैं व्यंजन ध्वनियों की। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से कैसे? जैसे ये है क, ये सीधा क नहीं है, इसके अंदर ए स्वर के मिलने से ये इस प्रकार बनता है, नहीं तो ये हलंत के रूप में दर्शाया जाता है। अर्थात ये तो पूर्ण व्यंजन है और इसमें स्वर नहीं मिला। इसमें जब स्वर मिलेगा तब ये इस प्रकार से व्यंजन बनता है। अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। क, ख, ग, ख, ग, च, छ, ज, छ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, ध, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। कुल 33 व्यंजन हैं। अब बात करते हैं कुल वर्णों के बारे में। वैसे तो इनकी संख्या 44 मानी गई है। 44 यानी 11 स्वर और 33 व्यंजन, कुल 44 मानी गई है। परंतु हिंदी निदेशालय ने वर्णमाला में कुल 52 वर्णों को स्वीकृत किया है, जो इस प्रकार हैं। इन 52 वर्णों में 11 स्वर, 2 अयोगवा है, अनुस्वार और विसर्ग, और कुल 33 व्यंजन। इसके अलावा उत्क्षिप्त व्यंजन 2, ड और ढ। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंका हुआ। इन व्यंजनों से किसी शब्द का प्रथम अक्षर के रूप में इन व्यंजनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। ये 4 हैं: क्ष, त्र, ज्ञ और श। क्ष शब्द इन 3 वर्णों से मिलकर बना है, क, श और ए से। त्र इन 3 शब्दों से मिलकर बना है, त, र, अ। और ज्ञ शब्द ज, य और ए वर्णों से मिलकर बना है। वहीं श, र और ए वर्णों से मिलकर बना है। तो इस प्रकार कुल 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन
2 उत्क्षिप्त व्यंजन और 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन। इन सभी को मिलाकर कुल 52 वर्णों को हिंदी निदेशालय ने स्वीकार किया है। अब बात करते हैं 12 खड़ी के रूप में, जिसके प्रयोग से शब्दों का निर्माण किया जाता है। 12 खड़ी। री की मात्रा को छोड़कर और अनुस्वार और विसर्ग को लेकर व्यंजनों के साथ सभी स्वरों के मिलान को 12 खड़ी कहते हैं, जैसे क, का, की, कु, के, कई, कौ, कौ, कं, क। जैसे कुल 11 स्वर थे प्लस 2 अयोगवाह थे, अनुस्वार और विसर्ग, ये हो गए कुल 13। इनमें से री को छोड़ दिया तो ये बच गए 12 शब्द। इन 12 शब्दों से इन 12 स्वरों का व्यंजनों के साथ मिलान करके 12 खड़ी बनाई जाती है। अब बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 1 है मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण में लगने वाला समय ही मात्रा कहलाता है। अर्थात जैसे स्वर का उच्चारण करते हैं तो जिस स्वर में जितना समय लगता है उसके आधार पर स्वरों को उसे मात्रा कहते हैं। और उसी आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, इसे लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है और इनके योग से अन्य स्वर बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर की संख्या 4 है, ये है जी ए, ई, उ और री। अब बात करते हैं जी दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर गुरु स्वर, संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संयुक्त स्वर, ये इनके अन्य नाम हैं। अब बात करते हैं इनके बारे में। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है और इनकी संख्या 7 है। ये है जी आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके साथ ही एक अन्य स्वर है प्लूत स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उसे प्लूत स्वर कहते हैं, अथवा किसी ध्वनि को लंबा करना प्लूत कहलाता है, जैसे रा, ओम। तो ये तो हिंदी का 3 है, अर्थात इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगेगा। रा, इसे अवग्रह शब्द कहते हैं। इसका अर्थ 2 होता है हिंदी में। ठीक है, तो प्लूत स्वरों का प्रयोग वैसे तो मंत्रों के उच्चारण में ही किया जाता है। मुख्य रूप से तो इसके मात्रा के आधार पर 2 ही भाग हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, परंतु ये एक अन्य भाग भी है जिसे मात्रा के आधार पर ही दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं जाति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। इस आधार पर भी स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, सहजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सहजातीय स्वर 2 समान स्वरों के योग से बनने वाले स्वर सहजातीय स्वर कहलाते हैं, अर्थात जिनके योग में समान स्वरों का प्रयोग किया गया हो और उसे सहजातीय स्वर कहते हैं। जैसे ए और ए से आ का निर्माण होता है, ई और ई से ई का निर्माण होता है, उ और उ से उ का निर्माण होता है। अर्थात 2 समान स्वरों के योग से जो स्वर बनता है उसे सहजातीय स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं विजातीय स्वरों के बारे में। 2 असमान स्वरों के योग से बनने वाले स्वर विजातीय स्वर कहलाते हैं, जैसे ए प्लस ई से ए बनता है, ए प्लस ए से
ऐ बनता है। इसकी मात्रा है ये वाली और इसकी मात्रा है ये वाली। अब ए और ऊ से औ और ए और औ से औ बनता है। इसकी मात्रा है ये और इसकी मात्रा है ये। तो इस प्रकार सजातीय और विजातीय स्वरों का विभाजन किया गया है। अब बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है उसके आधार पर। उच्चारण स्थान, जैसे जिस स्थान से वर्णों या स्वरों या व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है उसके आधार पर स्वरों को बांटा गया है। उच्चारण स्थान, मूल उच्चारण स्थान है 5। जैसे कंठ है, कंठ से उच्चारण होता है, तालु से उच्चारण होता है अर्थात जीभ तालु से के संपर्क में आती है, और मूर्धा, तालु और दांतों के बीच का जो भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं। अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में जीभ मूर्धा से टकराती है उन्हें मूर्धा स्वर कहते, मूर्धन्य स्वर कहते हैं। और दंत्य स्वर और ओष्ठ्य स्वर जिनके उच्चारण में होठों का स्पर्श होता है उन्हें ओष्ठ्य स्वर कहते हैं। मूल उच्चारण स्थान तो थे 5, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ्य। परंतु कई बार कुछ स्वरों के उच्चारण में 2 स्थानों का प्रयोग होता है, इसलिए कुल 8 उच्चारण स्थान हैं। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ्य, ये तो मूल हो गई, और इसके साथ कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य का योग, कंठोष्ठ्य, कंठ और होठों का प्रयोग, दंतोष्ठ्य, दांत और होठों का प्रयोग। इस आधार पर स्वरों का विभाजन इस प्रकार किया गया है। ए और आ कंठ्य स्वर हैं, ई, तालव्य, उ, ओष्ठ्य, और री मूर्धन्य स्वर है, मूर्धन्य। दांत और तालु के बीच के भाग पर री के उच्चारण में जिह्वा टकराती है। ए, ऐ, इनके उच्चारण में कंठ और तालव्य का योग रहता है, और औ, औ, इनके उच्चारण में कंठ और होठों का योग रहता है, इसलिए इन्हें कंठ ओष्ठ्य स्वर कहते हैं। इसके बाद है मुख और जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख और जिह्वा के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है: संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। ये मुख के खुलने की स्थिति है। इनके संवृत स्वर में मुख कम खुलता है, जैसे मान लीजिए 25% मुख खुलता है, और अर्धसंवृत में 50% मुख खुलता है, और अर्धविवृत में 75%, और विवृत में पूरा मुख खुलता है और जिह्वा मुख में नीचे की ओर रहती है। जैसे आप उच्चारण करके देख सकते हैं, आ, ए, ऐ, औ, और ई, उ के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, और आ के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। जैसे आगे इनके विस्तार से वर्णन है। संवृत स्वर, मुख का कम खुलना। संवृत का अर्थ है मुख का कम खुलना। संवृत स्वरों के उच्चारण में मुख अपेक्षा कम खुलता है तथा जिह्वा मुख में ऊपर की ओर स्थित रहती है। जैसे आप इनका उच्चारण करके देखिए, ई, उ। इसमें मुख तो नाम मात्र का खुलता है और जिह्वा मुख में ऊपर की ओर स्थित रहती है। अब बात करते हैं अर्धसंवृत स्वर। इनके उच्चारण में मुख संवृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक खुलता है और जिह्वा मुख के मध्य में स्थित रहती है। जैसे आप उच्चारण करके देखिए, ऐ, औ। और अब बात करते हैं अर्धविवृत स्वर के बारे में। इनके उच्चारण में मुख आधे से थोड़ा अधिक खुलता है, यानी विवृत से तो कम खुलता है लेकिन आधे से थोड़ा ज़्यादा, यानी मान लीजिए 70-75% मुख खुलता है, तथा जिह्वा मुख के मध्य से थोड़ी नीचे स्थित रहती है। आप जैसे उच्चारण करके देखिए, ए, ऐ, औ। शुद्ध उच्चारण की बात करें, विवृत स्वर।
विवरित का अर्थ होता है पूरा खुलना, समृद्ध का अर्थ होता है कम खुलना और विवरित का अर्थ होता है पूरा खुलना। विवरित स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है तथा जिह्वा मुख में नीचे की ओर स्थित रहती है। जैसे आप आ शब्द, आ वर्ण का उच्चारण करके देखिए, इसमें मुख, जिह्वा मुख में नीचे की ओर रहती है और मुख पूर्ण रूप से खुलता है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे का अध्ययन कल करेंगे और इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।